Hi everyone. So today we are here to start a very beautiful session regarding the question answers that are from class 9th history. The chapter's name is Nazism and the Rise of Hitler that we have completed previously. So आज हम लोग कुछ MCQ questions लेकर के चलेंगे, MCQ क्वेश्चंस लेके चलेंगे, MCQs लेके चलेंगे और इन MCQs में एक एक करके सारे MCQs आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लगातार करते रहेंगे एंड वी विल डिस्कस कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल है जो हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ सकता है। सो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे भी। जिनके आंसर्स रॉन्ग होते हैं या जो आंसर्स गलत देते हैं वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि गलत आंसर देने का भी एक पॉइंट होता है। हमें अक्सर गलत आंसर देने के बाद जब करेक्ट आंसर पता चलता है तो वो चीज हमारी मेमोरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। सो इट विल आल्सो हेल्प यू आउट। सो डोंट फूल योरसेल्फ और डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। तो हमेशा अटेम्प्ट जरूर करिए, ये टिप ऑफ द डे कि हमेशा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए जब तक उसमें माइनस मार्किंग ना हो, और अगर आप श्योर हैं तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं है, यहाँ पे बस आपको सोचना है और सोच करके करेक्ट आंसर देने की कोशिश करनी है। करेक्ट नहीं भी होता है तो भी आप आंसर जरूर दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग सेशन में जिसमें हम लोग कुछ MCQs लेकर के चलेंगे फ्रॉम द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। What is our first question? Our first question is, where is the Wall Street Exchange? Wall Street Exchange का है ऑप्शन 1 है अमेरिका, B है ब्रिटेन, C है फ्रांस एंड जर्मनी। हम सबको पता है ये क्वेश्चन हमने कहां से रिलेट किया था, ये क्वेश्चन में कहां से पता चला था कि जर्मनी को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई थी, अमेरिका ने धीरे धीरे क्या करने स्टार्ट किया था, उसकी कंडीशन को देख के वहां पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, वो गिर गया था और उसके बाद उसने क्या किया था, अपनी जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो वापस ले लिया था। एक ही दिन में 2 मिलियन शेयर्स जो थे वो बिक गए थे अमेरिका के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के। तो इसका जो आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 का जो आंसर है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक, इतने याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। Which country was defeated after the First World War? मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि वो 2 कंट्रीज का जो ग्रुप था जिनके बीच में लड़ाइयां चल रही थी, उनमें हमने देखा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको किस कंट्री वाज डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसको सबसे ज्यादा जो भुगतान है वो भुगतना पड़ा था। एंड वी ऑल नो दैट ऑल जितना भी एक्सपेंसेस था वो किसको भुगतना पड़ा था? दैट वाज टू द जर्मनी। जर्मनी के अंडर में आ गया था। जर्मनी यहाँ पे कि जो हार गई थी जर्मनी, उसको पूरे के पूरे वॉर एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा लोन, एवरीथिंग हैज टू बी पेनलाइज्ड ऑन जर्मनी। जर्मनी को पे करना पड़ा था। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, the time span of first world war was। टाइम स्पैन क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? तो यहां पे हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम स्पैन है वो है ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी है उसका। और उसका सॉरी, लेट मी चेंज द सीक्वेंस सो दैट यू कैन इजिली मेमोराइज कि हमारे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। ओके, सो फर्स्ट का अमेरिका, सेकंड का जर्मनी, थर्ड का हमारा क्या था 1914 से लेकर के 1918 तक। 4 साल में ये युद्ध चला, इन 4 सालों तक ये युद्ध चला था। तो 1914 से 1918 तक याद रखिएगा, ये टाइम स्पैन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज, हिटलर बिकेम द चांसलर of Germany in the year। Okay, just a minute. Sorry, the Nazi party had become the largest party। Okay, याद करो हम लोगों ने एक बात बताई थी, क्या आप कहते हैं 1928 में जब इलेक्शंस हुए थे तो
तो उन्हें 2.6% वोट मिला था। किसको? नाजी पार्टी को। याद करिए, नाजी पार्टी को कितना वोट मिला था? 2.6% वोट मिला था। और फिर वहां से हट करके किस ईयर में? 1932 में 1932 में दोबारा इलेक्शन हुए और उस टाइम पे उनको 37% वोट्स मिला था, जिसके बाद नाजी पार्टी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी 1932. Your correct answer will be 1932. Let's move to the fifth question. Your fifth question is Hitler became the chancellor of Germany in the year. It's वहां पे और लिखा हुआ है, उसको ऑफ है कि Hitler became chancellor of Germany. तो क्या हो जाएगा? चांसलर कब बन गया था जर्मनी का? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या 1932 में क्या हुआ, उसकी पार्टी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई। सीक्वेंस में याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। ध्यान रखिए 1932 में नाजी जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। उसके एक साल बाद ही प्रेसिडेंट ने उसको चांसलरशिप दे दी थी, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पावर इन द जर्मनी पार्लियामेंट, एंड दैट इज इन द ईयर 1933। तो हमारे फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 1933. दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 भाई? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है द कंट्री दैट ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब एंड हिरोशिमा इन जापान। हिरोशिमा के ऊपर जापान में किसने एटम बॉम्ब गिरा दिया था? ध्यान रखो भाई, जापान जबरदस्ती ही किसके पोर्ट पर हमला किया था? दैट वाज अमेरिका। अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर, पैसिफिक क्वेश्चन पड़ता है, उसके ऊपर जबरदस्ती उसने बॉम्ब गिरा दिए थे। बल्कि अमेरिका जो था वो किसी भी वॉर का पार्टिसिपेंट नहीं था। हेंस क्या किया? अमेरिका ने ही, यानी कि बी, अमेरिका ने ही क्या किया? उसके ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया। अच्छा, एटम बॉम्ब गिराने का और तरीका था, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड पावर बन करके सामने आ ही रहा था और उसने अपने आप पर एटम बॉम्ब का परीक्षण करना था। एक ये भी एक प्रोसेस है कि उसको एटम बॉम्ब का परीक्षण करना था अपने आप पे, और उसको लगा कि ये बढ़िया है, लाओ हम परीक्षण कराते हैं। क्योंकि तब ऐसा कुछ रूल नहीं था वर्ल्ड में, और इन वर्ल्ड वॉर्स के बाद ही ऐसे रूल्स बनाए गए, यूएनओ वगैरह बनाया गया, उनको बहुत स्ट्रिक्ट किया गया ताकि वर्ल्ड पीस को ध्यान में रखा जा सके। वर्ल्ड पीस को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कंडीशन आ सकती है जब बार बार वर्ल्ड वॉर जैसी चीज आ जाएंगे। एंड वर्ल्ड वॉर में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, उन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हम लोगों ने एक ही चीज देखी है, दैट देयर वाज ओनली डिस्ट्रक्शन, ओनली क्राइसिस, only the cries of the people that was spread all around. So that is why हम लोग देखते हैं कि अमेरिका ने क्या किया था? एटम बॉम्ब गिरा दिया था, और उसके बाद से वो क्या गया था? वो न्यूक्लियर इरा स्टार्ट हो गई। ये जो न्यूक्लियर इरा है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक है। उतने ही हार्ड वेपन्स, उतने ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स, उतने ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बन करके सामने आ रहे हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है हु कुड एंटर जुंग वोक। जुंग वोक में, अब देखो जुंग फोक क्या है? देखो फोक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में वी को फाव पढ़ा जाता है, तो उसको हम लोग जुंग फोक बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे फोक जो हम लोग बोलते हैं वर्ड, वो क्या होता है? झुंड, एक हुजूम होता है। तो जुंग फोक जो है, और यहाँ पे जे जो है ना, उसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? यॉट पढ़ते हैं उसको, है ना। जे को जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा जाता है यॉट, और जो वी है उसको पढ़ा जाता है फाव। तो इस वजह से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज जुंग वोक नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? योंग फोक। योंग फोक यानी इन द लैंग्वेज ऑफ जर्मन। जर्मन लैंग्वेज योंग फोक का मतलब क्या होता है? दैट इज कौन इसके अंदर एंट्री कर सकता है? तो इसके अंदर एंट्री करने की जो एज है वो क्या है? ऑप्शन ए 10 ईयर ओल्ड बॉयज। ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर ओल्ड बॉयज। अब देखो कहां से आया ये यंग फोक? यंग फोक में हमने आपको बताया था दैट बॉयज को जर्मनी में नाजी सिस्टम के अंदर, नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडा के अंदर, नाजी पार्टी के रूल के अंडर में उन लोगों को ट्रेंड किया जाता था कि वो मोर मैस्कुलिन वर्क करें। More masculine work means they have to participate, or they have to learn boxing, they have to learn fighting, they have to be more aggressive. उन्हें वो सारे गेम्स खेलने चाहिए जिसमें एग्रेशन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पैशन होता है।
और उसकी वजह से क्या होगा कि नाजी पार्टी को कल को अगर युद्ध करना पड़ेगा, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो कर ही रहे थे इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कि उन्हें आगे जाकर के लड़ाई लड़नी है और इसके लिए उन्हें मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए थे। और वो स्ट्रेंथ को लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, टीचर्स को, मदर्स को, सबको ही ट्रेन करना स्टार्ट किया था दैट दे हैव टू पुट द थिंकिंग of joining the Nazi party into every young boy in the Germany। और इस तरीके से यहाँ पे जो 10 year boy था वो क्या हो जाएगा, यंग फोक, एक उसने हुजूम बनाया था, एक उसका एक ग्रुप था जिसके अंदर उसने पार्टिसिपेट करने को सबको बोला था। और ये उसमें 10-year-old बॉयज जो थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। 10 साल से ऊपर के जो बॉयज हैं वो सीधे जाकर के ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर देते थे। Next one, next question number 8. What is the question number 8 on your screen? That is, who were the worst sufferers in Nazi Germany? सोचो, नाजी जर्मनी के अंदर सबसे worst sufferers कौन थे? As I told you, they were the Jews. Jews जो थे वो सबसे worst sufferers थे। क्यों थे Jews सबसे worst sufferers? क्योंकि हिटलर ने कुछ अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसा बना लिया था, अपनी थॉट प्रोसेस को इस तरीके का कर दिया था कि वो केवल और केवल ज्यूस को किल करना चाहता था। और आर्यन, नॉर्डिक आर्यंस जो थे वो केवल जर्मनी में क्या पूरे वर्ल्ड में वही रहने चाहिए थे, वो प्योर ब्रीड थी। तो उसने क्या किया था कि जो डार्विन का जो एक कह सकते हैं कि थ्योरी थी जो कि एनिमल्स के ऊपर अप्लाई होती थी, द फिटेस्ट ब्रीड, और जो ये सारे कंसेप्ट उसने टोटली ह्यूमंस के ऊपर लगाने स्टार्ट कर दिए थे। और एक और कारण था उसका, और वो बहुत बड़ा कारण था कि वो ये कहता था कि जो ज्यूस थे, दे हैव किल्ड जीसस क्राइस्ट। तो एक ये रीजन था जिसकी वजह से वो ज्यूस से नफरत करता था। और तीसरा रीजन ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जब वो छुप रहा था किसी घर में, तो वहां पे रहने वाले ज्यूस थे उसको बेहोशी की दवा देकर के हिटलर को दुश्मन के हवाले कर दिया था, जहां उसको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, बहुत सफर करना पड़ा था। इसकी वजह से वो ज्यूस से नफरत करता था और वो ज्यूस को किल कर देता था नाजी जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन टू द वुमेन हु प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि ब्रॉन्ज क्रॉस किसको मिलता था। तो देखो मैंने आपको बताया था ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, 3 तरीके के मेडल्स रखे हुए थे उसने। ये मेडल्स क्यों रखे थे? द रीजन इज कि जो 8 चिल्ड्रन को जो जन्म देंगी हम उनको गोल्ड देंगे, जो 6 को देंगी हम उनको सिल्वर देंगे, और ब्रॉन्ज यानी 4, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 4 चिल्ड्रन। जिनके पास भी 4 चिल्ड्रन होंगे, 4 बच्चे जिनको भी होंगे, उनको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाएगा, है ना। ये क्या था, जस्ट सो दैट मदर्स विल गेट, और उनको बहुत सारे प्रायोरिटीज भी मिलती थी, लाइक उन्हें राशन वगैरह में काफी डिस्काउंट मिलता था, उन्हें अपनी डेली वेजेस में आने जाने में उनको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता था। तो इस तरीके की सिचुएशन में वो लोग वहां रहते थे और उन्हें काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता था, उन्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती थी। और ये किस वजह से, जस्ट दे आर हैविंग मोर बॉयज, मोर चिल्ड्रन, so that Germany can prepare itself for the fight in the future. Let's move to the 10th question. The 10th question is, the game Hitler glorified was wrestling, kabaddi, hockey and boxing. As I told you, it is boxing. Very easy question. Boxing. Boxing क्यों? क्योंकि it is very aggressive game जिसमें बहुत एग्रेशन की जरूरत होती है, और यहाँ पर वो इस गेम को ग्लोरीफाई करता था क्योंकि उसमें आप एक्चुअली सामने वाले को हर्ट करते हो एंड नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। सो बॉक्सिंग को वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव गेम मानता था और इस एग्रेसिव गेम को वो बहुत ज्यादा प्रमोट भी करता था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा है इसके ऑप्शंस। व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द जर्मन्स टू द न्यू वियमार रिपब्लिक। वियमार रिपब्लिक के लिए जो जर्मन्स थे उनका क्या मानना था, क्या कहना था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, दे हेल्ड द न्यू वियमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज डिफीट एंड डिस्ग्रेस ऑफ वर्साइलेस। उनका मानना था कि वियमार रिपब्लिक जो था वो जर्मनी की डिफीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी ऑप्शन, द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन। रिपब्लिक ने जो बर्डन दिया गया वॉर गिल्ट का, कि वॉर जो है वो उनकी वजह से हुई है, जर्मनी की वजह से हुई है,
वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, नेशनल ह्यूमिलिएशन का कारण बने थे। तीसरा ऑप्शन है इट बिकेम द टारगेट ऑफ अटैक्स इन कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स। वो क्या बन गया था, इट बिकेम टारगेट ऑफ अटैक्स, के जिससे टारगेट बन गया था कि लगातार नेशनल सर्कल जो था वो उसके ऊपर टारगेट कर रहा था, लगातार उनको प्रेशर में ला रहा था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन हमें लगता है कि डी सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है। डी का मतलब है यानी तीनों सही ऑप्शन है। कैसे, क्योंकि वेमर रिपब्लिक को नहीं, जर्मनी की डिफीट जो थी उसको और ज्यादा वर्स्ट कर दिया था, क्योंकि उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली थी। सेकेंडली उसने वॉर गिल्ट का पूरा बर्डन अपने ऊपर ले लिया था। साथ ही साथ बिकेम द टारगेट ऑफ अटैक्स इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल। जो कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल बना था, जो नेशनली लोग जो कंबाइन हो गए थे, तो उन्होंने जर्मनी के ऊपर पूरा प्रेशर डाला, जर्मनी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम लोग क्या कहेंगे, डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों रीजंस करेक्ट हैं। किस चीज को लेकर के, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ जर्मन्स, जर्मन्स का रिस्पॉन्स क्या था वेमर रिपब्लिक के खिलाफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर। ध्यान रखिएगा, यहां पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेकर के। सोल्जर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द सोल्जर्स in reality led miserable lives in trenches, survived with feeding of the cobras. Okay, they faced poisonous gas and enemy shelling in the loss of comrades. नहीं, all soldiers were ready to die for the country honor and personal glory. Okay, and the aggressive propaganda glorified war. अच्छा, हमें पूछा गया है false, तो सही है। पहली चीज कि सोल्जर्स थे तो उनको रियलिटी में बहुत ही मिजरेबल लाइफ में रहना पड़ता था, उनको किसी तरह कोई फैसिलिटीज नहीं थी। सी, वो फेस कर रहे थे पॉइजनस गैसेस को एंड एनिमी शेलिंग एंड लॉस ऑफ कॉमरेड्स। तो जाहिर सी बात है, उन लोगों को बोला जाता था कि वो जो लोग जिन लोगों को जीने का हक नहीं है, जो ज्यूस है, वो उनको मारना है, तो उसके लिए उनको पॉइजनस गैस, भाई जो करेगा, जो उनको सजा देगा, उसको भी तो झेलनी पड़ जाएगी। तो पॉइजनस गैस उनको भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ जाती थी। एंड सी ऑल सोल्जर्स आर रेडी। अब इतनी वर्स्ट कंडीशन में सारे के सारे सोल्जर्स मरने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे देश के लिए, वो अपनी जान बचाना चाहेंगे जब उन्हें कोई फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही है ना। और अक्सर एग्रेसिव प्रोपेगेंडा ग्लोरिफाइड वॉर, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही था। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि सी वाला, ऑल सोल्जर्स वर रेडी टू डाई। भाई सारे सोल्जर्स जो थे वो रेडी नहीं थे मरने के लिए, क्यों मरना चाहेंगे वो बेफालतू में जब उन्हें कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है ना। चलिए चलते 13th क्वेश्चन की तरफ। योर क्वेश्चन नंबर 13 इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1920 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी, साइंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी बिकॉज। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखेंगे इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज ये चीज बार बार रिपीटेटिवली पूछी जाती है, अलग अलग पैमाने पर पूछी जाती है कि जो ये वॉर हुआ था, जो ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई थी, ये क्यों बहुत ज्यादा हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी, इतनी सख्त क्यों थी, इतनी ह्यूमिलिएटिंग क्यों थी, लोगों को परेशान करने वाली क्यों थी। उसका एक रीजन है, एंड दैट रीजन इज वन, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है भाई, और 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। जर्मनी ने अपनी पूरी ओवरसीज कॉलोनीज जो उसकी बनी हुई थी वो लॉस कर दी थी, प्लस 13% जो उसकी टेरिटरीज थी वो भी उसके हाथ से कंप्लीटली जा चुकी थी। तो जी हाँ, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, इट लॉस 75% ऑफ इट आयरन। बार बार रिपीट किया था मैंने पढ़ाते टाइम कि 75% of its iron, 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania was forced pay compensation of 6 billion pounds. इतना पेनाल्टी जर्मनी को देनी पड़ी थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द वेस्टर्न पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी एंड दे ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइनलैंड इन 1920s। यस, उनकी मैन पावर भी ले ली गई थी, डीमिलिटराइज कर दिया था, उनके सारे मिलिट्री कैंप्स हटा दिए गए थे, उनकी मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स भी उनका ले लिया गया था, राइनलैंड के ऊपर कैप्चर कर लिया गया था। तो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शंस एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, यानी 13th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चलो भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है,
कि व्हाट वाज हिटलर्स हिस्टोरिक ब्लंडर एंड व्हाई। एक तो हॉट क्वेश्चन में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि एक इंपॉर्टेंट ब्लंडर क्या किया था, हिटलर ने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया था जो उसकी हार का कारण बना। एक तो घमंड बहुत बुरी चीज होती है, उसको बहुत ज्यादा प्राउड हो गया था अपने ऊपर, उसको लगता था पूरा वर्ल्ड उसके हाथ में आ जाएगा। बहुत एम्बिशियस था वो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, ओवर एम्बिशियस जिसको बोलते हैं। देखते हैं पहला, अटैक ऑन सोवियत यूनियन इन 1941 वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर बाय हिटलर। ओके, सेकंड देखते हैं, ही एक्सपोज्ड हिज वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। बात तो सही है, एक तरफ तो उसने रशिया के ऊपर अटैक किया था, सोवियत यूनियन के ऊपर, और दूसरी तरफ उसने ब्रिटिशर्स की बॉम्बिंग झेल रहा था क्योंकि पोलैंड के ऊपर कैप्चर कर लिया था। पोलैंड और ब्रिटेन बड़े क्लोज थे एक दूसरे से, ध्यान रखना। पोलैंड के ऊपर कैप्चर कर लिया ब्रिटेन ने, कहा पोलैंड के ऊपर कैप्चर करा और अब हमारे ऊपर भी करेगा। जबकि ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन बड़ी सिंपैथी भरी नजरों से देख रहा था जर्मनी को। व्हाई? बिकॉज ब्रिटेन वाज अगेंस्ट द ट्रीटी दैट वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ब्रिटेन भी ये मानता था कि ये ट्रीटी बहुत ज्यादा हार्श है जिसकी वजह से वहां के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। ब्रिटेन भी ये बात मानता था, इस वजह से बड़ी सिंपैथी वाली नजरों से देखता था जर्मनी को। लेकिन जर्मनी की हरकत जिसमें उसने पोलैंड को कैप्चर कर लिया, इसकी वजह से ब्रिटेन उससे नाराज हो गया और उसने अपनी बम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी। तो एक तरफ ब्रिटेन, मैंने आपको बताया था कि उसने वेस्टर्न फ्रंट जो था वो ब्रिटेन, और इधर साइड क्या था, ईस्टर्न फ्रंट जो था वो सोवियत यूनियन, और इधर ब्रिटेन, दोनों तरफ से कर दिया, बीच में जर्मनी। तो दोनों तरफ से उसके ऊपर फाइट होने लगी थी, मार पड़ रही थी उसको, दो तरफा मार पड़ रही थी। तीसरा, ही फियर्ड रिवेंज बाय द एलीट पावर। बहुत बढ़िया बात, वो एलीट पावर के रिवेंज के बारे में सोचा था। रिवेंज, सॉरी सी ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ओके सॉरी, ओके, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो रिवेंज भी चाह रहे थे, तो उसमें कोई गलत ऑप्शन नहीं है। तो द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने क्या किया था, एक क्रशिंग और ह्यूमिलेटिंग डिफीट उसने पाई थी। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 का जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये सारे रीजन हमें करेक्ट दिखते हैं। इवन एक एक्स्ट्रा रीजन मैंने बीच में पढ़ा, दैट रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो एलीट पावर हार गए थे उनकी एक रिवेंज का भी एक कारण था, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि उसने भाई इतने बड़े मास लेवल पर उसने जीनोसाइड किया। जीनोसाइड मतलब मास, दसियों हजार लोगों को उसने एक साथ मार दिया था, कहीं गैस चैम्बर में, कहीं गोलियों में। तो इतना वर्स्ट और कितना क्रूअल ह्यूमन बीइंग होगा वो, है ना। तो ये सारे के सारे उसके बहुत बड़े ब्लंडर्स थे, जिसने उसने क्या क्रिएट किया, जिसने जर्मनी को हार का सामना करा दिया, है ना। तो जर्मनी अभी तक ये सब ऐसे कारण थे, शायद वो एक एक से युद्ध करता है ना, एक एक को मारता और अपनी पावर को और दूसरे की पावर को जान करके लड़ाई करता, तो शायद ये ना हुआ होता। बट विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हालत हुई। तो एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, सॉरी, एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ ब्रिटेन, उसकी वजह से जर्मनी को भी हार का सामना करना पड़ा। खैर, तो इसका ऑप्शन है 14 का भी ऑप्शन क्या, डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डिड हेलमट्स फादर किल हिमसेल्फ इन द स्प्रिंग ऑफ 1945? हमने आपको बताई थी कि ये कहानी जो पूरी की पूरी नाजी जर्मनी की कहानी स्टार्ट होती है वो हेलमट नाम के एक बच्चे से स्टार्ट होती है, जिसके फादर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों सुसाइड कर लेते हैं? He was depressed by Germany's defeat in the Second World War. Second World War में तो वो नहीं थी, तो फर्स्ट है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट तो हुआ था भाई, एक तो ये भी डर था ही था भाई, कोई बात नहीं था। चलिए, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बाद उन्हें डर था क्योंकि वो जर्मनी की सेना में काम करते थे। यस, एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट वन, ही फियर्ड दैट कॉमन पीपल वुड मिस हैंडल हिम एंड हिज फैमिली। उसे लगता है जो कॉमन पीपल है वो उसकी जो फैमिली है उसको मिस हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, ही फियर्ड रिवेंज बाय द एलीट पावर्स। उसको लगता था जो एलीट पावर्स हैं, क्योंकि ऐसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो एलीट है उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई थी, तो पहले में उनको मारा गया था, तो हो सकता है कि एलीट इस बार आकर के बदला लेंगे, तो ये कारण था। और चौथा था, ही वांटेड टू डाई बिकॉज ऑफ द क्राइम्स ही हैड कमिटेड ड्यूरिंग नाजी रूल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसे सबसे ज्यादा जो डर था वो यही था कि वाज फियर्ड बाय द एलीट पावर्स। वो एलीट पावर्स के
रिवेंज की वजह से डरे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था, बंकर में जाकर के अपने आप को सुसाइड कर लिया था। एक और क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है हमें, वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिटलर ने भी अपने आप को क्यों सुसाइड किया था। द मेन रीजन वाज द सेम। उसको लगता था जितनी क्रुएलिटी उसने लोगों के साथ की है, जितनी क्रुएलिटी उसने वहां पे ज्यूज के साथ में की है, सेम लेवल ऑफ क्रुएलिटी के सामना उसको करना पड़ सकता है। लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उसे किल करने की कोशिश करेंगे, लोग उसको पकड़कर जेल में डाल देंगे, और इन सब से बचने के लिए उसने भी बंकर में जाकर के सुसाइड कमिट किया था अपने कुछ साथियों के साथ में। और हेलमट के फादर जो थे वो भी नाजी पार्टी में ही शामिल थे, नाजी के ही सोल्जर थे। इस वजह से उन्हें भी इस चीज का डर था कि कहीं ना कहीं जो एलीट पावर है वो आकर के रिवेंज लेगी और उनको क्रुएलिटी का सामना करना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट कर देते हैं, कुछ डेट्स हैं जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं। बहुत जरूरी है कि हम इन डेट्स को, इन पॉइंट्स को, इन स्टेट्स को अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि हम छोटी छोटी चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इनको मिस आउट ना करें। आई होप दिस सेशन वाज being very entertaining as well as very interesting for you all, and we hopefully going forward with the next chapter, in which we will definitely go some of the more important questions of each and every chapter whenever we are going to complete our next chapters. हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स का एक राउंड रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, that will help you out to remember those important corner points that might be asked in a one word answer or it might be asked in the objective type questions. So आप लोगों को बहुत easy हो जाएगा चीज इस चैप्टर को लर्न करने के लिए। तो एडुस्विच जुड़े रहिए, और हम लोग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे, आपको और नॉलेज देते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।